हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहां पर आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं जो ये साहित्यिक हिंदी है ना। आपको इसका तो मॉडल पेपर मिल ही गया होगा। तो आपने डिमांड किया था कि सर इसका फुल पेपर सोल्यूशन करवा दीजिए। हमें कुछ भी नहीं सुनना, आप फुल पेपर सोल्यूशन करवा दीजिए। तो आर्ट वाले जो बच्चे हैं, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे भूगोल हो, शिक्षा शास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, सारा का सारा आपको सेट मिलेगा विथ सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब ये स्केम स्टडी है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप चैनल से जुड़े रहे हैं यार। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें अपने, ठीक है ना। तो ये आपका साहित्यिक हिंदी का जो मॉडल पेपर था उसका मैं यहाँ पे आज आपको फुल सोल्यूशन वीडियो दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, चेकआउट में कर दूंगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके पढ़ लीजिएगा। एक चीज और, जो इसका पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ का आपको मिल जाएगा कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने दे दिया है, जाइए और फटाफट क्या कर लेंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए यही आपका था जो है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था और 100 नंबर का पूर्णांक था। 100 में 100 यार आपको टारगेट करना है और आएगा भी। आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी का साहित्यिक हिंदी है ना, तो आपको क्यों चिंता कर रहे हैं, आपका हो जाएगा काम, परेशान मत होइए। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि एक खंड अ या फिर बात करें हम लोग क बोलिए या फिर अ बोलिए, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। क ख या फिर अ और ब, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, बहुविकल्पी है। 10 आपके बहुविकल्पी रहेंगे। प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पी, प्रश्न नंबर 2 में 5 बहुविकल्पी, टोटल कितने आपके 10 बहुविकल्पी रहेंगे। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है, कवि गंग है। कवि गंग कौन है, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, जो है ब्राह्मण पत्रिका क्या थे, संपादक थे, ठीक है ना। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है, जो आवारा मसीहा है यह एक उपन्यास है। यह क्या है, उपन्यास है। पद के साथी रचना किस विधा पर आधारित है, तो यह एक संस्मरण है। पद के साथी किस विधा पर आधारित, एक किस विधा पर आधारित, तो यह एक संस्मरण है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे चिंतामणि के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि के रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, दीप शिखा की रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो दीप शिखा है यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। प्रिय प्रवास के रचनाकार है, प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कौन है, प्रिय प्रवास के रचनाकार है। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता है सुमित्रानंद भैया। कला और बूढ़ा चांद की क्या है, रचयिता है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला अनाम दास का पोथा के रचनाकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास के पोथा के कौन है, रचनाकार हैं, कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद आपका गद्यांश आएगा। क्या आएगा, गद्यांश। गद्यांश कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा, देख सकते हैं। गद्यांश है क्या यहाँ पे, यह प्रमाण, एक सेकंड, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन की दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भक्ति भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित है और इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पिता के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। पृथ्वी के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह एक निष्कारण धर्म है। सबसे पहले यहाँ पे ये पूछा गया है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो जो पाठ का शीर्षक है वो है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरद अग्रवाल। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव शरद अग्रवाल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर कैसे निकालेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। किस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। अब सबसे पहले आप दृढ़ भित्ति ढूंढिए, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, किस पर, किस पर, किस पर, प्रणाम भाव ही भूमि और
जन का दृढ़ बंधन है और इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी धरती के प्रति सम्मान भाव पृथ्वी और मनुष्य के बीच दृढ़ संबंध स्थापित करता है। परस्पर सम्मान के भाव की इस सुदृढ़ दीवार पर ही राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे है तीसरा वाला, किस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है? अब यहाँ पे जो उदय होता है यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे है, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। किस इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित है। यानी कि जो इसी चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित है, इसी को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का क्या होता है? उदय होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पृथ्वी मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। इस मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। चौथा है, किसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है? तो यहाँ पे देखिए, किसे तो उसे पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। किसे? जो जन पृथ्वी के साथ माता और पिता के संबंधों को स्वीकार करता है, उसी से या उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का क्या है? अधिकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो मनुष्य पृथ्वी को माता मानकर उसका सम्मान करते हैं, उन्हें पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक क्या है? कर्तव्य है। इसका एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा। और यही करेजा लोग छाप लो, बहुत ही आईएमपी वाला है, कोई बताएगा नहीं। एसकेएम स्टडी पे आपको सारा चीज मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका पीडीएफ जाओ डाउनलोड करो। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से। एसकेएम टेलीग्राम चैनल से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करो। फुल सोल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ, आप ही बता दीजिए कहाँ पे आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। कहीं मिलेगा क्या? टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, कम समय में पूरा आपको हम वारा न्यारा करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे है, कृपा निधान सुजान संभु हीर की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बाम करी कै मन मानी, से लेकर कहाँ पे है? समानी तक। सबसे पहले यहाँ पे जो पद्यांश है, यह कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि शीर्षक और रचयिता का नाम। तो जो इसका शीर्षक है वो है उद्भव प्रसंग, यानी कि काव्यांजलि में संकलित उद्भव प्रसंग शीर्षक से उद्भूत है। लेखक कौन है? रचयिता कौन है? श्री जगन्नाथ रत्नाकर कौन है? इसके रचयिता हैं। करेजा लो, छाप लो। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित मतलब इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। सकुचति ए चति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूत हिमकुट सघन बन सिमिट समानी, ये है। और इसका क्या लिखना है? आपको लिखना रहेगा, तो ये कर लोगे, टेंशन मत लेना। उसके बाद है, किसकी कोमल भावना को शिवाजी जान गए हैं? तो गंगा जी की कोमल भावना को शिवजी जान गए हैं। शिव जी ने गंगा जी को कहां पर स्थान दिया? शिव जी ने गंगा को अपने सिर पर स्थान दिया। कहां पर? सिर पर स्थान दिया, लटा में। गंगा जी कहाँ सिमट कर छिप जाती है? गंगा जी शिव जी के जटा रूपी हिमालय पर्वत के घने वन में सिमट कर क्या हो जाती? छिप जाती हैं। उसके बाद करेजा लोग क्या आएगा आपका? उसके बाद प्रश्न नंबर 5 का जो कर रहेगा, लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा और उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द और 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। देखिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन इनमें से मैं केवल 3 का करवाऊंगा, बाकी आपको करना है। तो किसका? यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मैं की पॉइंट दे रहा हूँ, तैयार कर लेना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान क्या था? नगला, चंद्रभान, मथुरा था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, माता का नाम राम प्यारी था। संपादन इन्होंने किस का संपादन किया था? पांचजन्य और स्वदेश का संपादन किया था। लेखन विधा की बात करें तो निबंध, उपन्यास, काव्य इत्यादि इनकी लेखन विधाएं थी। कौन कौन सी भाषा का इन्होंने उपयोग किया था? तो जन प्रचलित आम बोल चाल भाषा का इन्होंने उपयोग किया था। कौन कौन सी शैली इनकी शैली कैसी थी? तो विचारात्मक, यानी कि जो ये लिखते थे
उसमें विचार था, यानी कि आप विचार विमर्श कर सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं और आलोचनात्मक। तो इनकी शैली कौन कौन सी थी? विचारात्मक, विवेचनात्मक और आलोचनात्मक थी। बाकी तो आप तैयारी कर लोगे। इनकी प्रमुख रचनाएं सम्राट चंद्रगुप्त, ये तो इंपॉर्टेंट है, करे जाए, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर यही दे देगा। शंकराचार्य की जीवनी, एकात्म, मानवतावाद, मानववाद, भारतीय अर्थनीति, दशा और दिशा इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 फरवरी 1968 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, यानी कि डेथ हुई थी। उसके बाद है यहाँ पे ख वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमासी शब्द, 5 नंबर का करेजा लोग आएगा, 5 अंकों का पेपर में आएगा। मैथिली सरगुप्त, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे किसका है? महादेवी वर्मा का है। सबसे पहले बात करें जन्म की, तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान क्या था? फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश है। पिता का नाम क्या था महादेवी वर्मा के? श्री गोविंद सहाय था, श्री गोविंद सहाय था। माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। क्या था? श्रीमती हेमरानी था। यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रही। कौन? महादेवी वर्मा। इनकी भाषा की बात करें तो ये किस भाषा का उपयोग किया था? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा के इन्होंने उपयोग किया था। इनकी शैली कौन कौन सी थी? मुक्तक, गीत, काव्य की प्रवाहमयी सुव्यवस्थित शैली का इन्होंने उपयोग किया था। प्रमुख रचनाएं यामा, दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु इनकी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना? तो ये तो हो गया। अब छठा जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका, कर्म नासा की हार या बहादुर कहानी का कथा वस्तु लिखिए 80 शब्दों में, या बहादुर पंचलाइट कहानी के प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाले। देखिए, कथा वस्तु बोले तो वो क्या है? सारांश है। सारांश या कथा वस्तु दोनों आप एक ही छापिएगा, ऐसा मत कि सर अलग अलग है। तो कथा वस्तु सारांश एक ही है। तो यहाँ पे कर्म नासा की हार का क्या है? कथा वस्तु है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भैया, तैयार कर लेते हैं। प्रस्तुत कहानी कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार। जस्ट सेकेंड यार, चलिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी सॉफ्टवेयर में, इसकी वजह से रुक गया था। कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पे आपके सामने आ गया हूँ। यहाँ शुरू से बात करते हैं। यहाँ पे क्या है? आपके कर्मनाशा की हार पर है, ठीक ना? कथा वस्तु सारांश। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कहानी कर्मनाशा की हार में इसके लेखक ने शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भारत के गांव में व्याप्त अंधविश्वास और ईर्ष्या-द्वेष एवं ऊंच नीच के भाव का व्यक्त किया है, और इसकी कहानी का सारांश निम्नवत है। समझिएगा इसको। कर्मनाशा एक नदी का नाम, जो कर्मनाशा है क्या? एक नदी है जिसके किनारे नई डीह नाम का एक गांव है। पैरों से अपाहिज भौरे पांडे इस गांव के एक ब्राह्मण थे। भौरे भौरो पांडे का एक छोटा भाई था, कुलदीप जिसका नाम था। माता पिता की मृत्यु के समय कुलदीप 2 वर्ष का दुधमुहा बालक था। भौरों ने कुलदीप का लालन पालन करके बड़े स्नेह से बड़ा किया, और इस प्रकार कुलदीप 16 वर्ष का सुंदर और छरहरा युवक बन गया है। ठीक है। भौरों के पास पुश्तैनी मकान था। एक दिन गांव के एक मल्लाह की विधवा पुत्री फूलमत, क्या था नाम था उसका? फूलमत, अपनी बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप का शरीर फूलमत से टकरा गया। टक्कर लगने से दोनों मुस्कुराने लगे, और भौरों ने ये सब देख लिया। तब वह कुलदीप पर क्या रखने लगा? निगाह, कि हमारे भाई को लाइन दे रही है। कौन दे रही है? फूलमती। ठीक है ना? फूलमती ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन चांदनी की रात में कुलदीप और फूलमत कर्मनाशा नदी तट पर एकांत में चले गए मिलने के लिए रात में। अब बवाल करेंगे ये लोग पहुंच के, ठीक है ना? और भौरों को इसकी सूचना मिल गई कि भैया अभी ये लोग गए हैं, हाँ, सिस्टम फाड़ने के लिए। उसके बाद वह भी वहां पहुंच गया। कौन? और सिस्टम हिलाने के लिए भौरों भी पहुंच गया। कहा कि भाई मेरा भाई है और फूलमत के साथ गया है, अब हम भी चलेंगे। ठीक है। और उसने दोनों को खूब डांटा और कुलदीप को एक चाटा भी मारा।
लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग गया और भौरों ने कुलदीप को बहुत ढूंढा, परंतु वह नहीं मिला। भौरों अकेले रह गए और एक बार कर्मनासा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। ठीक है, और उसी समय फूलमत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कुलदीप का था। सोचो, फूलमत ने जो बच्चे का जन्म दिया वो किसका था? कुलदीप का। यानी कि इन्होंने पहले से ही, भाई साहब समझ रहे हो ना। और पुरातन पंथी कट्टर रूढ़िवादी गांव की धनेसरा चाची ने यह बात चला दी कि बाढ़ का कारण फूलमत का पाप है। बाढ़ तभी शांत होगी जब फूलमत और उसके बच्चे की बलि कर्मनासा को दे दी जाएगी। सोचिए कि मतलब कि अब ये बताया जा रहा है कि अब भाई साहब महिलाएं तो होती ही हैं, हाँ, वहां पे एक पिचालिन महिला थी और वो क्या बोली कि जब तक फूलमत और उसके बच्चे को बलि नहीं दिया जाएगा तब तक ये बाढ़ शांत नहीं होगा। पंचायत ने फूलमत की बलि देना तय कर दिया। फूलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी। तभी भौर पांडे आए और उन्होंने सुकुमार बच्चे को गोद में लेकर कहा कि यह मेरे भाई का बेटा है और फूलमत हमारे परिवार की बहू है। इसकी बलि कोई नहीं दे सकता। नदी की बाढ़ को बांधकर बांध बनाकर रोका जा सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सहमे हुए और स्तब्ध ग्रामीण अपाहिज भौर पांडव के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखते रह गए। और कर्मनासा की बाढ़ उतर जाती है और नदी पूर्वत बहने लगती है। यही कर्म नासा की हार और रूढ़ियों की हार है। सोचिए यार, कितने मतलब कि दलित लोग हैं अपने समाज में थे कि वो मतलब अगर नदी में बाढ़ आ गई तो उसको बोल दिया जिसके वजह से कुलदीप का जो बच्चा जन्म हुआ था। तो ऐसे से लोग हैं। तो इसी से सीख मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमारा समाज कैसा है। हम बहुत अच्छे रहेंगे लेकिन हमारा समाज उतना अच्छा नहीं बनता। ठीक है ना, समाज बहुत बुरा है लेकिन हम भी उसी समाज में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा ना। अब भी बहुत गांव में ऐसी रूढ़वादिता है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर यह 7वां प्रश्न है, 5 नंबर का आएगा। किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, 5 नंबर का आएगा। मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मिरथी, आलोक वृत्त और यहाँ पे त्यागपति और श्रवण कुमार। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मैं आंसर देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर राजा दशरथ की चारित्रिक विशेषता को वर्णन कीजिए। वैसे आप इसको तैयार भी कर लिए होंगे, नहीं तैयार किया तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं कि रघुवंशी राजा अज के पुत्र दशरथ श्रवण कुमार खंड काव्य में आरंभ से अंत तक विद्यमान है और मूल रूप से दशरथ के इस खंड काव्य के क्या है? प्राण है। तो सबसे पहले मतलब राजा दशरथ में क्या क्या था? जैसे कि उत्तम कुल उत्पन्न, यानी कि जो राजा दशरथ थे ये उच्च कुल से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, लोकप्रिय शासक, यानी कि जो राजा दशरथ थे ये बहुत योग्य और लोकप्रिय शासक थे। इनको जनता बहुत प्यार करती थी। धनु विद्या में निपुण थे। अब धनु विद्या में निपुण मतलब ये शब्द भेदी बाण चलाया करते थे। कोई अगर व्यक्ति पीछे जा रहा है, ये आगे की ओर देख रहा है तो पीछे देख के ढिचकू मार देते थे। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? शब्द भेदी बाण। विनम्र और दयालु, ये बहुत ही विनम्र और दयालु प्रकृति के थे, यानी कि इनके अंदर छल कपट नहीं था। अगर कोई गरीब रहता था तो उसको ये भोजन के लिए पैसे दे देते थे। संवेदनशील और पश्चाताप करने वाले थे। अगर इनसे कोई गलती हो जाती थी तो ये पश्चाताप किया करते थे, माफी मांगते थे, भूखे सो जाते थे, तो इत्यादि। ठीक है ना, तो ऐसे आप लिख सकते। तेजस्वी थे, तो दशरथ एक तेजस्वी राजकुमार थे। बस, यानी उनके बारे में आप कौन कौन सी गुण है ये यहाँ पे उल्लेख करना है। उसके बाद आपका खंड ख आएगा, 50 नंबर का आएगा। यहाँ पे संस्कृत वाले गद्यांश पद्यांश। तो यहाँ पे वैसे तो ये सोल्यूशन है 7-7 नंबर का है। मैंने पूरा प्रॉपर यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो ना समझ आए आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, क्योंकि संस्कृत वाला तो देखिए आपको करना है, बाकी तो मैं पढ़ा दूंगा। संस्कृत वाला थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो संस्कृत वाला आप कर लीजिएगा। उसके बाद श्लोक भी है, मैंने यहाँ पे संस्कृत के पद्यांशों में से एक का संदर्भ लिखे तो यहाँ पे श्लोक भी मैंने करवा दिया। ये श्लोक है, देख लीजिए, और इसका ये प्रॉपर मैंने एक सोल्यूशन भी दे दिया है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आपके निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला और दूसरे का मैं यहाँ पे उत्तर संस्कृत में दे दिया हूँ, बाकी 2 ही पूछा है, तो 2 को आप प्रैक्टिस में कर सकते हैं। संस्कृत वाला आप करिएगा, ठीक है ना, बाकी तो मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पे रस छंद अलंकार आएगा, तो मैंने इसका पूरा पढ़ा दिया है एक वीडियो में। इसका प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां से पूरा आप रस, पूरा छंद, पूरा अलंकार आप तैयार कर लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके सर्च करके पढ़ लो, या फिर लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां से पढ़ लीजिए। उसके बाद है यहाँ पे किसी एक
पर अपनी निबंध का लेखन कीजिए। निबंध लिखना है भैया, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आतंकवाद पर मैंने पढ़ा ही दिया, भ्रष्टाचार पे मैंने पढ़ा ही दिया, तो जाओ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारे निबंध, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद संधि विच्छेद, जैसे कि इसमें संधि विच्छेद कौन सी है, तो राम चलत संधि विच्छेद हो जाएगा। नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय धन क हो जाएगा, ठीक है ना। फास्ट देख लेते हैं, नयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नय धन अनम हो जाएगा, तो ये तो कर ही लोगे। उसके बाद महाजन में समास कौन सा है, कर्मधारण, कर्मधारण समास है। प्रतिगृहम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, इसको कर ही लोगे। श्रीमती शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है। नित्वा में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तत्वा प्रत्यय है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित पदों में से एक पद में विभक्ति और संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे पहला का यहाँ पे ग्राम परितः चित्राणि सन, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्राम के चारों ओर क्या है, खेत है, बस आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका आएगा आवेदन पत्र, पत्र लेखन, ये तो आप कर ही लोगे, 8 नंबर का आएगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं 8 नंबर का आपका मैं फिक्स करवा दूंगा, मैं आपको लिखने का तरीका बता दूंगा, करवा भी देंगे, तो ये आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया भैया, साहित्यिक हिंदी बताया है, साहित्यिक हिंदी करेजा बताया है, और साहित्यिक हिंदी का पूरा फुल पेपर सोल्यूशन मैंने दिया है, फुल पेपर सोल्यूशन, ठीक है ना, 2024 वालों बच्चे के लिए। इसे तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जाइए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी है, टेलीग्राम चैनल क्या है, एसकेएम स्टडी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट क्या करोगे, करेजा लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, वहां पे आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और ख्याल रखिएगा, और चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।